हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और बहुत जल्द ही आपको आपकी मंजिल मिल जाए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। देखो, क्या कहते हैं कि अगर आपको कामयाबी चाहिए ना, तो ये मत समझना कि कामयाबी सुबह जैसी होगी कि सुबह उठोगे और कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी पाने के लिए आप किसी से कामयाबी मांग नहीं सकते, ठीक है। कामयाबी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जगोगे, मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। तो इसी के साथ आज सुबह के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेन्यू के बारे में। किसके? इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, उसके वेन्यू के बारे में पूछ रहा है कि 13th जो इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट इज़ IPACC, इसका 13th जो एडिशन हुआ है उसका वेन्यू क्या था? उसका वेन्यू था न्यू दिल्ली, नई दिल्ली हमारी राजधानी में ये हुई थी। और ये बेसिकली इंडियन आर्मी ने और आप कह सकते हैं US आर्मी ने और यू कैन से US आर्मी पैसिफिक के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी। तो जॉइंटली ये किसके द्वारा की गई थी? इंडियन आर्मी, ठीक है, हमारी आर्मी के द्वारा। और यू कैन राइट इंडियन आर्मी और कौन सा? इंडियन आर्मी प्लस US आर्मी पैसिफिक के द्वारा ये बेसिकली हेड किया गया था, जॉइंटली हेल्ड हुई थी ये, ठीक। इतना समझ में आया। अब अगर इंडियन आर्मी थी तो हेड कौन थे? जनरल मनोज पांडे जी, ठीक है। कौन थे? जनरल मनोज पांडे जी, ठीक। देखो, 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है, मानेकशॉ सेंटर में। अब जैसा मैंने बताया, इंडियन आर्मी और US आर्मी पैसिफिक दोनों ने जॉइंटली ये कंडक्ट किया है। 30 नेशंस हैं, 30 से भी यू कैन से 30 अलग अलग नेशंस के आर्मी चीफ और आए थे इस इंडो पैसिफिक के रीजन के 30 आर्मी चीफ्स, 30 नेशंस के आर्मी चीफ्स आए थे बेसिकली। और अगर इसकी थीम की बात करें, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस की थीम की बात करें तो टुगेदर फॉर पीस इज़ द थीम। थीम ज़रूर याद रखना, चाहे कोई डे हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी XYZ चीज़ हो और उसकी थीम आई हो तो थीम आपको याद रखनी पड़ेगी। तो थीम क्या है? टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्या थीम है? टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ ने को होस्ट किया था 47th IPAMC, दैट इज़ इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार भी, ठीक है। और 9th सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम भी, जिसे SELF सेल्फ के नाम से भी डिनोट करते हैं, ये भी को होस्ट किया गया था दोनों कंट्रीज़ की, मतलब को होस्ट किया गया था दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है MOU से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किस भारतीय स्टेट ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। किस स्टेट ने NGI, दैट इज़ नॉर्वेजियन, ठीक है, नॉर्वे की नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उसके साथ किस स्टेट ने, किस भारतीय राज्य ने एक MOU साइन किया है? क्या एक्सप्लोर करने के लिए? टू एक्सप्लोर हार्नेसिंग जियोथर्मल पोटेंशियल, ठीक है, टू एक्सप्लोर हार्नेसिंग जियोथर्मल पोटेंशियल। तो ये जो MOU साइन हुआ है, ये हुआ है NGI और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ, ठीक है। NGI प्लस अरुणाचल प्रदेश, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है टू एक्सप्लोर हार्नेसिंग जियोथर्मल पोटेंशियल, राइट। और इस
MOU का बेसिक एम वही है, टू प्रोवाइड फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म दोनों के लिए, ठीक है, म्यूचुअल बेसिस पे एग्री हुए हैं ये लोग फॉर दी प्रोग्रेसिव सपोर्टिव एक्टिविटीज़। और जियो टेक्निक्स और रॉक इंजीनियरिंग में भी दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट। जियो टेक्निक्स और रॉक इंजीनियरिंग के भी डेवलपमेंट में, उसकी फील्ड में भी दे बोथ आर वर्किंग एज वेल बाय डीलिंग द कॉम्प्लेक्स सब सरफेस जियो लॉजिकल एंड जियो टेक्निकल इशूज़ जो भी जो सरकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उसके मतलब सामने जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, किसको लेके, जियो टेक्निकल इश्यूज़ हैं जितने भी, उन सबको भी ये जो MOU है वो टैकल करेगा, फेस करेगा और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नोबेल प्राइज़ आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे पता चल रहा है और 9 तारीख तक ऑलमोस्ट सारे नोबेल प्राइज़ पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज फिज़िक्स से रिलेटेड की हम बात करेंगे। फिज़िक्स से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, मतलब फिज़िक्स से रिलेटेड भी नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी 2023 का फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। 3 लोगों को मिला है। ठीक है, बेसिकली अगर छोटी सी बात करूं तो किसके लिए मिला है, एक एटम में कैसे क्या होता है वो जांच मतलब उस चीज़ को बताया है, उस चीज़ को दिखाने की, दर्शाने की, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है इन 3 साइंटिस्ट ने। ठीक है, उसके लिए इन्हें क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में। अब पहला नाम वो पूछा है कौन सा कोड करेक्ट है। ठीक है, तो पहला नाम पैरे एगोस्टिनी बिल्कुल सही है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये करते हैं USA के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो पैरे एगोस्टिनी USA के साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट में मैं भी बताऊंगी, फिलहाल हम थर्ड पे आते हैं। NaNaL हुइलियर। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये हैं फ्रांस के। ठीक, और एक साइंटिस्ट और हैं जो हंगरी के हैं। ठीक है, उन्हें भी मिला है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है, हंगरी के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो हैं फ्रैंक, कौन है, फ्रैंक क्रॉस्क। ठीक है, फ्रैंक क्रॉस्क, ये हंगरी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हंगरी से बिलोंग करते हैं बेसिकली। इनको भी फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है तो ई आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? 2 साइंटिस्ट के नाम करेक्ट थे, तीसरा नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक, वही चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं, पहले 10 मिलियन SEK मिलते थे। ठीक है, दैट इज स्वीडिश क्रोनर। अब कितने मिलते हैं, अब 11 मिलते हैं। 1 मिलियन SEK से बढ़ा दिया गया है, तो अब 11 मिलियन मिलते हैं, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ गोल्ड प्लेट, ग्रीन गोल्ड मेडल मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, और मॉनेटरी में तो आपको पता ही है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अच्छा, अब जिसमें मैंने बात की थी कि इन्होंने एटम डेमोन्स्ट्रेट किया था एक तरीका, ताकि ये एक्सट्रीमली शॉर्ट पल्स क्रिएट कर सके लाइट की, जो यूज़ हो सके, जो प्रोसेस है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पार्टिकल्स जो चार्ज होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करके इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जिसके लिए बेसिकली इन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC। ठीक है, इसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट NOR-3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो IRGC है ये किस कंट्री की है, ये है ईरान की। ठीक है, और IRGC ईरान बल्कि बेसिकली यू कैन से कि ईरान ने NOR-3 लॉन्च किया है। ठीक है, जो मिलिट्री
इमेजिंग सैटेलाइट है, और नॉर्थ 3 जो यूज़ होगी वो आप कह सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू कलेक्ट डेटा। और इमेजिंग सैटेलाइट है तो इमेजेस कैप्चर करेगी, ठीक है। तो आगे वो यू कैन से इंटेलिजेंस पर्पस के लिए IRGC यूज़ कर सकती है। तो ये ईरान से बिलोंग करती है पर्टिकुलर एजेंसी, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। हर साल कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो एल्डर यू कैन से इन दैट वे, ठीक है। तो ओल्डर पर्सन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है, वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? ये सबसे पहली बार मनाया गया था और ऑब्जर्व किया गया था यू कैन से 1991 में, 1991 में। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, क्या थीम है? तो थीम की अगर बात करें तो 2023 की थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशन। थीम दोबारा से देख लो, अच्छे से देख लो, हर थीम इंपॉर्टेंट होती है, कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन्स अक्रॉस जनरेशन। 33rd एनिवर्सरी है ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की, मतलब 33वीं बार ये मनाया जा रहा है। 1991 में पहली बार मनाया गया ताकि लोग जो प्रॉब्लम्स ओल्डर लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को लोग समझें, अवेयरनेस फैले, ठीक है, उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि एक ना एक दिन सबने बूढ़ा होना है। सीधी सी बात है, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। अभी हम किसी की ज़रूरत बनेंगे तो आगे कोई हमारी ज़रूरत बनेगा, ठीक है। आगे कोई हमें हेल्प करेगा अगर अभी हम अपने से बड़ों की हेल्प करेंगे, राइट। तो आगे चलें, देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस से ही रिलेटेड, पूछ रहा है कि किसको 2023 का सहस्त्रा रामानुजम प्राइज़ मिला है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो किसको मिला है? ये मिला है रुई यांग ज़ैंग को, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रुयान ज़ैंग को ये अवार्ड मिला है सहस्त्रा रामानुजम प्राइज़। जो रामानुजम हैं उनका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एवरीबडी नोज दैट। ये अवार्ड सबसे पहली बार कब इंस्टीट्यूट किया गया था, कब से ऐसा बोला गया था कि अवार्ड दिया जाएगा? तो ये 2005 से। अच्छा, वो 32 साल के थे, ठीक है। तो ये अवार्ड भी 32 साल तक के जो भी साइंटिस्ट हैं, बेसिकली साइंटिस्ट नहीं कहूँगी मैं, मैथमेटिशियंस कहूँगी, तो जो 32 साल तक के मैथमेटिशियंस हैं जो रामानुजम जी के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, बेसिकली, और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अभी 2023 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रुयांग ज़ैंग को, ठीक है। किसको दिया है? रुई सियांग ज़ैंग को दिया गया है, ठीक। मैथमेटिशियन रुई सियांग ज़ैंग, आप नाम से थोड़ा अनुमान तो लगा सकते हैं कि चाइना से अगर सबसे पहले नाम आता है तो आई थिंक आपके दिमाग में किसी देश का नाम आता होगा तो चाइना ही आता होगा, ठीक, ऐसा नाम देख के। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बेसिकली फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, USA में, और इन्हें सहस्त्रा रामानुजम प्राइज़ से नवाजा गया है। 10,000 USD इन्हें मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। 2005 में इंस्टीट्यूट किया गया था, और जैसे मैंने बताया कि जो इन्फ्लुएंस है रामानुजम जी की अचीवमेंट्स से उन लोगों को, और जो 32 साल उम्र के हैं उन लोगों को, उन मैथमेटिशियंस को ये प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA अराउंड 300 से ऊपर जो फ्लाइट्स हैं या एयर ट्रैफिक है
इस ऑर्गेनाइजेशन 80% ग्लोब का 80% वर्ल्ड का 80% इनके अंडर आता है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने असाइन किया है एक 3 लेटर का कोड, किसको, जो अभी जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, उसको असाइन किया है। तो इस कोड का नाम क्या है, इस कोड का नाम है DXN, ठीक है, क्या नाम है, DXN। ये 3 लेटर का कोड असाइन किया गया है किसके द्वारा, IATA के द्वारा, किसको, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो नोएडा में है, ठीक है। DXN कोड है और ये सिंबलाइज करता है एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी टू नोएडा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करूं तो ये एसोसिएशन 19 अप्रैल 1945 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, कब फाउंड हुई थी, क्यूबा में फाउंड हुई थी, हवाना में, और 19 अप्रैल 1945 में फाउंड हुई थी। पूछ सकता है, क्वेश्चन आया है तो पूछ सकता है स्टैटिक में, कब फाउंड हुई थी, कहाँ फाउंड हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हेड ऑफिस का है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, डायरेक्टर जनरल कौन है, वेले वेलिश है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बता रही हूँ, तो अच्छे से सुनना हर क्वेश्चन को, हर इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट है उस इंडियन स्टेट का नाम बताइए जो चौथी स्टेट बन गई है टू इंट्रोड्यूस ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम की ज़रूरत क्या है, हर स्टेट क्यों अपना रही है, और चौथी कौन सी बन गई है, और पहली 3 कौन सी थी, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो ई कैबिनेट का मतलब क्या हो गया, सब कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो गई, डिजिटली हो गई, और डिजिटल का फ़ायदा तो हमेशा ही है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको किसी क्लास में नहीं आना पड़ा, कहीं से उठ के आप अपने घर से या कहीं से भी उठ के आप क्लास में नहीं आ रहे हो, ठीक है। वीडियो यूट्यूब चैनल पे आपको मिली, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे रात को आप इसको देख रहे हो, मॉर्निंग में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, आपके टाइम के हिसाब से कंफर्टेबली आप कहीं भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो किसी भी चीज़ का डिजिटलाइज होना, इलेक्ट्रॉनिकली वो चीज़ एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आना, ये इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो कैबिनेट सिस्टम को भी अगर ई कैबिनेट सिस्टम बना दिया गया है तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी जो चौथा अगर मैं बात करूँ राज्य बन गया है वो है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा 4th ऐसा स्टेट है जिसने जो क्या किया है, जिसने इंट्रोड्यूस किया है ई कैबिनेट सिस्टम को, ये चौथा है। तो बाकी 3 कौन हैं, बाकी 3 में आप कह सकते हैं उत्तराखंड, यूपी और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन से हैं, उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद यूपी उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये 3 थे। और इनके बाद अब त्रिपुरा भी 4th स्टेट बन गया है। समझ में आई बात, आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वही सारी चीज़ें दोबारा मेंशन है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जो है मानिक साहा, उन्होंने ई कैबिनेट जो लॉन्च की है वो अगरतला में किया, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की, यू नो इट, ताकि प्रमोट हो सके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन किसका, गवर्नमेंट सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलें, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने एक स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का नाम है CM चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर पेंशन असिस्टेंस स्कीम। मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनके लिए पेंशन असिस्टेंस स्कीम, मतलब उनको पेंशन दी जाएगी, ऐसी स्कीम लेके आई है छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है। तो पूछ रहा है ये स्कीम प्रोवाइड करेगी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो रजिस्टर्ड हैं 10 साल से, ठीक है। इसका भी क्राइटेरिया है, ऐसे ही नहीं कि आज आपने रजिस्टर्ड किया और कल से आपको पैसे मिलने शुरू हो गए। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर 10 साल से 10 ईयर से रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक, और जिसने
60 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक है, जो 60 साल से ऊपर का हो गया है, उसे पेंशन दी जाएगी। पर मंथ कितनी? उसे पर मंथ 1500 रुपये दिए जाएंगे। सी आंसर जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक स्कीम निकाली है, दोबारा से बता देती हूँ, चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम, ठीक है, जिसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो 10 साल से रजिस्टर्ड हैं और जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, ठीक है। समझ आई होगी आपको, ये बात आई बिलीव। और अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एक बायो इथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट भी, ठीक है। किसने? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने। इस योजना, इस स्कीम के साथ साथ बायो इथेनॉल डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट कहाँ पे? गोधी में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ताकि बायोफ्यूल को भी ये प्रमोट कर सकें। इन्होंने एक प्लांट और इनॉग्रेट किया। अगर इस प्लांट के बारे में पूछे तो ये भी अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ठीक है। तो अब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है वर्ल्ड हार्ट डे से। वर्ल्ड हार्ट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 2000 में, ठीक है। और हर साल कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है यूज़ हार्ट नो हार्ट। क्या थीम है? यूज़ हार्ट नो हार्ट, ठीक। थीम बहुत छोटी है, जल्दी से याद हो जाएगी, तो याद रखना यूज़ हार्ट और नो हार्ट। नो मतलब जानना, ठीक है। तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 तारीख को हमने बताया, 29 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट्स हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के, अलाइनमेंट्स के, वो लोगों को उसमें अवेयरनेस आए, लोगों को ज़्यादा इसके बारे में लोग जागरूक हों। आजकल कितना आता है, 13-13, 15-15, 21-21 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलना, टेंशन कम लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अभी का जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर बात करें इस डे को मनाने की, तो ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग एजुकेट हों, ठीक है, और उनको पता चले कि कैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती है, कार्डियो मीन्स हार्ट, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उसे हम कैसे प्रिवेंट, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए हम 29 तारीख को वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। और बेसिकली ये डे जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार 2000 में बनाया गया था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर हों, आपको समझ में आई हो। नहीं आई तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट किया करो, मुझे भी पता चले ना कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।